पहले हम बात करते हैं रक्तदान की प्रक्रिया में। किसके बारे में? रक्तदान की प्रक्रिया। तो रक्तदान की प्रक्रिया के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले रक्तदान की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होता है। ये रक्तदान की जो प्रक्रिया होती है एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। वैज्ञानिक पद्धति के अकॉर्डिंग रक्तदान होता है। सबसे पहले रक्त संग्रहण होता है, नहीं रक्त को इकट्ठा किया जाता है। रक्त को इकट्ठा करने से पहले क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती है तो उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहली बात होती है रक्त संग्रहण की प्रक्रिया से पूर्व है, यानी रक्त संग्रहण, रक्त को इकट्ठा करने से पहले जो दाता होता है, रक्त डोनेट कर रहा होता है, जो रक्त डोनेट करता है उसके स्वास्थ्य की जाँच की जाती है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो भी ब्लड डोनेट करता है उसके स्वास्थ्य की जाँच करनी पड़ती है दाता की। इसके बाद में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में स्वास्थ्य परीक्षण, जब उसके स्वास्थ्य परीक्षण की जांच कर दी जाती है उसके बाद में प्रवेशनी के माध्यम से निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों के अंदर दाता से रक्त का संग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में दाता के द्वारा क्या किया जाता है? रक्त का संग्रहण किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की बात के अंदर हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर की क्या है। तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में दाता से रक्त को संग्रहण किया जाता है। तीसरी आती है संग्रहित रक्त का प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है। जो रक्त हम इकट्ठा कर लेते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, जैसे कोई वस्तु है, सब्जी है, ख़राब होने से हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, ऐसे ही ब्लड का जब संग्रहण कर लिया जाता है तो उस ब्लड को किस में? प्रशिक्षित भंडारण का मतलब होता है जैसे फ्रिज जैसे ही ब्लड बैंक होते हैं उनके अंदर उनको रख दिया जाता है, यानी संग्रहित रक्त को प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है, जिसके कारण रक्त में जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, रुक जाती है। इसके बाद में आता है संग्रहित रक्त की कई प्रकार से जांचें होती हैं। जो रक्त इकट्ठा कर लिया जाता है, ब्लड बैंक में रक्त को डाल दिया जाता है, डालने के बाद में प्रशिक्षित भंडारण करने के बाद में उसकी कई प्रकार से जांचें होती है कि उस व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है। जैसे जांच होती है, सबसे पहले तो उसके रक्त समूह की पहचान होती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप का रक्त है। दूसरा RH फैक्टर की पहचान होती है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C, इनकी पहचान होती है, HIV आदि की जांच की जाती है। यानी संग्रहित रक्त की कई प्रकार से जांचें होती हैं, जैसे रक्त समूह, RH कारक, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV आदि की जांचें की जाती हैं। इसके बाद में आता है रक्तदान संग्रहण के पश्चात दाता को कुछ समय चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उसके शरीर में रक्तदान के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। जिस व्यक्ति ने ब्लड डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट करने के बाद में उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली जो भी प्रतिक्रिया होती है उसका उपचार किया जा सके। इसके बाद में आती है बात निगरानी उपचार किया जा सके। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना, अगले पॉइंट से पहले अगला पॉइंट आता है चौथे नंबर की बात। चौथे नंबर पे आता है रक्तदान संग्रहण के पश्चात दाता को कुछ समय चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। नोट है, मनुष्य में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2 या 3 दिन में पूर्ति हो जाती है। जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसके शरीर में प्लाज्मा की 2 या 3 दिन के अंदर पूर्ति हो जाती है तथा औसतन 36 दिन के पश्चात रक्त की पुनः उसके शरीर में क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। जितना उसने ब्लड डोनेट किया है उस ब्लड का संचार उसके अंदर 36 दिन के दौरान कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी हमारे सामने क्या? रक्तदान की प्रक्रिया। पहली बात, सबसे पहले रक्त संग्रहण करते हैं। रक्त वैज्ञानिक पद्धति के अकॉर्डिंग रक्त को संग्रहित किया जाता है। रक्त का संग्रहण करने से पहले जो दाता होता है उसके स्वास्थ्य की जांच करते हैं। स्वास्थ्य की जांच करने के पश्चात दूसरे नंबर का पॉइंट बनता है स्वास्थ्य की जांच करने के पश्चात, स्वास्थ्य की जब जांच कर दी जाती है तो स्वास्थ्य की जांच करने के पश्चात प्रवेशनी के माध्यम से रक्त संग्रहण किया जाता है। प्रवेशनी के माध्यम से विशेष निर्जमीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों के अंदर ब्लड को क्या किया जाता है? रक्त को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित रक्त हो जाता है। संग्रहित रक्त को
का फिर क्या किया जाता है, प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है, जिसके कारण प्रशिक्षित भंडारण करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उस रक्त में जीवाणु की वृद्धि नहीं हो, रुक जाए। तीसरी बात आती है क्या कि रक्त संग्रहण कर लिया जाता है, प्रशिक्षित भंडारण कर दिया जाता है रक्त का। प्रशिक्षित भंडारण करने के बाद में उस रक्त की कई प्रकार से जांचें होती हैं, जैसे रक्त समूह का मिलान करना, RH फैक्टर का मिलान करना, हेपेटाइटिस A, B, C की पहचान करना और क्या HIV आदि की पहचान करना, तो ये जांचें की जाती हैं। इसके बाद में रक्तदाता यानी जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। रक्तदान के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया का डॉक्टर क्या कर सके, उपचार कर सके। दूसरी बात, मनुष्य जब ब्लड डोनेट करता है, जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसका 2 या 3 दिन के दौरान प्लाज्मा की पूर्ति हो जाती है और 36 दिन के दौरान उसके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बन जाता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। रक्तदान हो गया। अब आदान बात करते हैं, क्योंकि एक तो रक्त संग्रहण होता है। रक्तदान 2 प्रकार की प्रक्रिया थी, एक रक्त संग्रहण और एक आदान। रक्त संग्रहण का मतलब तो ब्लड को इकट्ठा करना और आदान का मतलब ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना उस ब्लड को। मैंने बता ही दिया, मनुष्य में प्लाज्मा की 2-3 दिन में पूर्ति हो जाती है और मनुष्य के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनका 36 दिन के दौरान सर्कुलेशन बनता रहता है। अब हम दूसरी नंबर की बात करते हैं आदान। आदान क्या होता है? आदान का मतलब ये होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड का चढ़ाना। अब इसके अंदर भी 4 प्रक्रियाएं होती हैं, 4 तरीके से नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। कैसे? आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जिस व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जाता है उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का और जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है उन दोनों के रक्त समूह का मिलान किया जाता है। फिर RH फैक्टर का मिलान कर लेते हैं, रक्त समूह का मिलान करते हैं, RH फैक्टर का मिलान करते हैं। तो आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया करने से पूर्व संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है, यानी ब्लड बैंक से 30 मिनट पहले ब्लड को बाहर लाया जाता है। अतः रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। रक्त ओनली किसके अंदर? हमारे शरीर में शिरा और धमनियाँ होती हैं, पढ़ा था हमने धमनी और शिराओं के बारे में। ब्लड डोनेट भी धमनियों से किया जाता है, शिराओं से, और ब्लड चढ़ाया भी शिराओं में ही जाता है। अब आपको पूछ लिया जाए कि किसी व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो किसके माध्यम से चढ़ाया जाएगा? तो किसी व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो शिराओं के माध्यम से चढ़ाया जाएगा, और ब्लड अगर लिया जाएगा तो शिराओं से के माध्यम से ही लिया जाएगा। रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। ये करीबन 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। रक्त जिस व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जाता है वो कितने टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया होती है? 4 घंटे तक। और शिराओं में ब्लड चढ़ाया जाता है जो किसके माध्यम से? प्रवेशनी के माध्यम से संपादित किया जाता है। और ये है जो प्रवेशनी के माध्यम से क्या होता है? संपादित होता है। चौथे नंबर की बात आती है रोगी में आदान प्रक्रियाओं जैसे ज्वर, ठंड लगना, दर्द होना, साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितता आदि को रोकने हेतु औषधियाँ दी जाती है। जिस व्यक्ति में ब्लड आदान किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, तो उसमें कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती है। इन प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए मेडिसिन दी जाती है, उस व्यक्ति को औषधियाँ दी जाती है। जैसे क्या क्या प्रतिक्रिया होती है? व्यक्ति के अंदर ब्लड चढ़ाया जाता है तो कौन कौन सी प्रतिक्रियाएँ होती हैं? ज्वर यानी बुखार होना, ठंड लगना, दर्द होना, साइनोसिस होना, हृदय गति की अनियमितता होना आदि को रोकने हेतु औषधियाँ दी जाती है। साइनोसिस का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर ब्लड नहीं चढ़ रहा है या ब्लड चढ़ने के तुरंत उसके शरीर में इफेक्ट होना। तो ये था हमारा आदान। एक बार और देख लो। आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से ही व्यक्ति के अंदर चढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? अंतःशिरात्मक रूप से। और ये जो रक्त की प्रक्रिया चलती है, आदान की प्रक्रिया होती है, वो 4 घंटे तक की होती है, जो किसके माध्यम से संपन्न होती है? प्रवेशनी के माध्यम से संपन्न होती है। रोगी में आदान प्रक्रिया, जब व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसके शरीर में कई प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, जैसे बुखार का आना, ठंड लगना, दर्द होना, साइनोसिस होना, हृदय गति की अनियमितता होना आदि को रोकने हेतु उनको औषधियाँ दी जाती है। ये हो गया आदान। अब आदान भी 2 प्रकार का होता है।
रक्तादान की प्रक्रिया 2 चरणों में पड़ी, रक्त संग्रहण और आदान। अब ये जो आदान होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। आदान के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं हम पढ़ते हैं। आदान के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो आदान के 2 पार्ट होते हैं, ये देखना। आदान के 2 प्रकार का होता है, एक होता है समजात आदान, एक होता है समजीवी आदान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें से 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। समजात आदान क्या होता है। समजात, सम यानी समान, एक ही जाति के, यानी समजात आदान ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। समजात आदान, समजात आदान का मतलब होता है कि ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। दूसरे व्यक्तियों के क्या, अन्य व्यक्तियों का मतलब हो गया जैसे एक व्यक्ति ने ब्लड डोनेट कर दिया और वो व्यक्ति क्या था, और था, दूसरा था, तो उस व्यक्ति का ब्लड दूसरे अगर मरीज में चढ़ा दिया जाता है तो समजात आदान कहलाता है। स्वयं का नहीं, यानी फैमिली के किसी सदस्य का नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड होता है, वही समजात आदान होता है। किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड किसी दाता के शरीर में, ग्राही के शरीर में चढ़ाया जाता है तो समजात आदान कहलाता है। ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है समजात आदान कहलाता है। समजीवी आदान में क्या होता है, स्वयं के रक्त का ही उपयोग किया जाता है। ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है वो समजीवी आदान कहलाता है। स्वयं के रक्त का काम में लेना समजीवी आदान कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी, रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। इसके बाद में हम बात करते हैं रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। तो रक्तदान के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हम बात करते हैं। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। अब कौन कौन सी सावधानी है। पहली है दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान करना। सबसे पहले बात तो आपको पहले पढ़ते आ रहे हैं हम ये बात कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाता होता है और ग्राही होता है, इन दोनों में ABO प्रतिजन का मिलान किया जाता है। दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान करना, दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक तत्वों का न होने की जांच करना। दूसरी बात होती है दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना। तीसरी बात संग्रहित रक्त का प्रशिक्षित भंडार करना। तीसरी बात होती है संग्रहित रक्त का क्या करना, प्रशिक्षित भंडारण करना। चौथी बात होती है दोनों के रक्त में RH कारक विशेष रूप से RHD का मिलान करना। दोनों के रक्त में RH फैक्टर का मिलान करना, विशेष रूप से RHD का मिलान करना, यानी दाता और ग्राही के अंदर RH फैक्टर का मिलान करना, ब्लड ग्रुप रक्त समूह का मिलान करना ABO का। दूसरी बात आती है कि दाता यानी जो दाता होता है, रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक तत्वों के न होने की जांच करना, संग्रहित रक्त का प्रशिक्षित भंडारण करना, दोनों के रक्त में RH कारक विशेष रूप से RHD का मिलान करना, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को क्या होने से, संदूषित होने से बचाना। नोट, आदान के दौरान ये ध्यान देना आवश्यक होता है, आदान के दौरान ये ध्यान देना आवश्यक होता है कि किसी रोगी को किसी विशेष रोगों में से किसी भी रोग को से पीड़ित न होना चाहिए। यानी ये रोग हैं, इनमें से रोगी होता है, दाता होता है, वो किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, जैसे HIV-1, HIV-2, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस A, HTLV फर्स्ट, HTLV सेकेंड तथा क्रेटफेल्डेट जैकवा रोग। यानी ये जो रोग होते हैं, इन रोगों से पेशेंट क्या नहीं होना चाहिए, शरीर दाता ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर जैसे हेपेटाइटिस A है, B है, C है, HIV-1 है, HIV-2 है, ये रोग अगर व्यक्ति में होते हैं तो उसका ब्लड डोनेट नहीं कर सकता वो व्यक्ति, क्योंकि वो ब्लड डोनेट कर देगा और वो ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाएगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। कल हम दूसरी बात पढ़ेंगे।